अपने आप ही। या भी एक्सेप्ट। हाँ, अब नहीं आ रही, अब भाग दी। भागी नहीं होगी, ये रही। एक्सेप्ट कर लो, इस पर रिकॉर्ड हो जाती है बस क्लास। चलो बेटा अपने करें आप स्टार्ट क्लास को। अपने आप कर लो, इसमें रिकॉर्ड इसमें अपने आप हो जाएगी। कर लो। अभी रुको जरा बच्चों, क्लास स्टार्ट करें क्या? यस, ठीक है। ये तो बंद कर दो गेट। ये क्या गया, लाइट को क्या हो गया? वो मैं करता हूँ। रिफ्लेक्शन हो रहा है क्या बच्चों बोर्ड पे? नहीं ना? अरे ठीक है यार, कनेक्ट करवाने तो करवाने पर रहने दो। हाँ देखो, अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, या हम कह सकते हैं ना ट्रांसजेनिक क्रॉप्स या ट्रांसजेनिक प्लांट, यही तो है ना हमारा टॉपिक। क्या होता है जिसके अंदर में जो हम पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक? हमने पढ़ा बीटी कॉटन, ठीक है। हमने पढ़ा इसके अलावा और भी जो बीटी सोयाबीन, बीटी टोमेटो, बीटी ब्रिंजल, सब में सेम ही कहानी होती है। मेन तो यही है उन सब के लिए यूज किया जाने वाला जो पर्टिकुलर जीन है। इसके बाद जो कल हमने पढ़ा था, ठीक है, वो क्या था? आरएनए आई, यही था ना? आरएनए आई, दैट इज आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक, ये कल हमने डिस्कस करी थी। किसी को डाउट है इसमें? आरएनए इंटरफेरिंग टेक्निक, ठीक है। ये कल हमने कई और भी नाम दिए थे, आरएनए इंटरफेयरिंग, आरएनए साइलेंसिंग, एमआरएनए साइलेंसिंग, ठीक है, एंटीसेंस आरएनए, ये सब कल हमने इसके नाम दिए थे। यहाँ पे क्या होता है इसके अंदर, जो कल हमने यहाँ पर यूज किया था किसको? एक तो डिजायर्ड जीन क्या लिया था हमने, दैट्स इंपॉर्टेंट। क्या था डिजायर्ड जीन? कोई बताएगा मुझे उसका नाम? जो डिजायर्ड जीन हमने यहाँ पर यूज किया था वो क्या था? किस प्लांट के लिए आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक को यूज किया गया? हमने समझा था आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक फायर एंड मेलोज ने 1998 में सबसे पहले दिया था। 2006 में दे वर अवार्डेड बाय अ नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। उसके अलावा उन्होंने किस तरह से, क्योंकि हमारे जो साइटोप्लाज्म है उसमें डाइसर एंजाइम्स अवेलेबल होते हैं, और पर्टिकुलरली वो राइबो न्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं जो डबल स्ट्रैंडेड यानी कि जो एक्साई आरएनए बनते हैं, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए जो बनते हैं, उनको क्या करते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं। और भी बहुत सारे जो आरआईएससी इनएक्टिव फॉर्म्स में वो कन्वर्ट होते हैं। और आरआईएससी इनएक्टिव फॉर्म एक्टिव कब होंगी? जब अनबाइंडिंग हो जाएगी एसआई आरएनए मॉलिक्यूल की। कल का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन हमने डिस्कस किया था, ठीक है। उसमें हमने बस छोटा सा रह गया था कि इसमें डिजायर्ड जीन जो हमने यूज किया था, कोई बताएगा डिजायर्ड जीन पर्टिकुलरली ये टेक्निक यूज करी गई थी, क्योंकि हम इसे एग्रीकल्चर के फील्ड में पढ़ रहे हैं, बायोटेक को। सो दिस आरएनएआई टेक्निक वाज यूज्ड इन टोबैको प्लांट, ठीक है। टोबैको प्लांट में सबसे पहले यूज किया गया इस टोबैको प्लांट्स को टू मेक पेस्ट रेजिस्टेंट, टू मेक पेस्ट रेजिस्टेंट, ठीक है। टोबैको प्लांट को एक पेस्ट था, कौन सा निमेटोड था? मेलाडोगाइनी इनकॉग्निटा। उसके अगेंस्ट इसको क्या बनाना था? रेजिस्टेंट बनाना था इस पर्टिकुलर प्लांट को, ठीक है। तो यहाँ पे जो जीन लिया था हमने, अब बताइए मुझे डिजायर्ड जीन कौन था? होस्ट कौन है यहाँ पर? होस्ट सेल, ऑर्गेनिज्म डोनर कौन है यहाँ पर? बताओ जल्दी जल्दी से। हाँ, डिजायर्ड जीन क्या लिया था हमने यहाँ पे? कुछ याद आया?
सबसे पहले जो डिजायर्ड जीन की तरह यूज किया गया था वो क्या था? आई एम वेटिंग। होस्ट सेल क्या है? ये जो प्लांट है जिसके अंदर में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन उसको सबसे पहले हमने क्या बनाया था? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाया था। इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को जब बनाया गया था तो उसके 3 सोर्सेज हमने डिस्कस करे थे कि इसको किस तरह से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो होस्ट सेल था वो क्या था? टोबैको प्लांट, दिस वाज टोबैको प्लांट। ठीक है, और जो डोनर था वो कौन था? डोनर हमने यहाँ पे किसके अलावा एक जगह इसको और भी यूज किया गया, द सेम प्रोसेस ऑल्सो यूज्ड इन, इसको एक और भी जगह पर यूज किया गया, और वो कहाँ था? फ्लेवर शेवर टोमेटो के फॉर्मेशन में, इन द प्रोडक्शन ऑफ किसमें? फ्लेवर शेवर टोमेटो। ठीक है, फ्लेवर सेवर टोमेटो के प्रोडक्शन में इसको सबसे पहले यूज किया गया। ये क्या होते हैं ये फ्लेवर शेवर टोमेटो? देखो समझना, हमने हमें ये पता है आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक में बेसिकली हम कि जो भी आपका डिजायर्ड जीन है, ठीक है, वो डिजायर्ड जीन ऑब्वियस सी बात है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से ही आया होगा। इस डिजायर्ड जीन से क्या होगा? यानी कि ये जाता है अंडर ट्रांसक्रिप्शन। पूरा सेंट्रल डोग्मा हमने कल पढ़ा था, आप पहले भी पढ़ चुके हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। ट्रांसक्रिप्शन में ये बनाता है एमआरएनए। एमआरएनए का एक ही स्ट्रैंड होता है, सेंस स्ट्रैंड ऑफ दिस आपका जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है उसका सेंस स्ट्रैंड जो होता है वही बनाता है एमआरएनए को। ये एमआरएनए बनाता है किसको? ट्रांसलेशन को, यानी कि ट्रांसलेशन प्रोसेस में एंटर करता है और प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ये कहानी हमें पता है। हमें करना क्या होता है? हमें बस यही तो स्टॉप करना है, यानी कि ये तो चले कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये प्रोसेस स्टॉप हो। उस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए अगर ये एमआरएनए जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में बना हुआ है, इसको बस कन्वर्ट करना होता है किसमें? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में। अगर ये डबल स्ट्रैंडेड में हो गया ये, तो फिर ये ट्रांसलेशन में एंटर नहीं कर पाएगा और प्रोटीन का भी फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इसी प्रोसेस को यहाँ यूज किया गया था टोबैको प्लांट्स में। जनरली जो निमेटोड है मेलोडीगाइन इनकॉग्निटा, वो इस प्लांट्स के रूट में नोड कॉज करता है, इसीलिए उसे रूट नॉट निमेटोड्स भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा सेम यहाँ पर भी वही आरएनए इंटरफेरिंग प्रोसेस का यूज किया गया। किस तरह से कि जो कल हमने पूरा डिस्क्राइब किया था कि जो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है इसको हम इस प्लांट्स के अंदर इंट्रोड्यूस करा दें। सोर्सेस थे, हमने 3 सोर्सेस पढ़े थे इसके। इस टोबैको प्लांट को जब ये निमेटोड इन्फेक्ट करेगा तो जो इसका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा वो भी बनेगा, और ऑलरेडी इसके पास में भी आरएनए है ना। ये जो आरएनए होगा और इसका जो आरएनए होगा, ये अभी तो डबल स्ट्रैंडेड में है, याद आया हमने आरआईएससी कॉम्प्लेक्सेस बनाए थे इनएक्टिव फॉर्म में, लेकिन उनकी अनवाइंडिंग हो जाती है और वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में ही रह जाते हैं और वो एक्टिव फॉर्म होती है। ठीक है, कुछ इस तरह से हमने दिखाया था ये ऐसे वाले स्टेज में। तो ये एक एक्टिव आरआईएससी कॉम्प्लेक्स है जो कि अनवाइंडिंग के बाद आया है। ठीक है, कटिंग करने का काम डायसर एंजाइम्स राइबोन्यूक्लियस एंजाइम्स ने किया है। ये एक स्ट्रैंड इसके पास है और एक जब निमेटोड इन्फेक्ट करेगा ये अपने उस नॉट कॉजिंग जीन को इंट्रोड्यूस करेगा इस प्लांट्स के रूट में, तो उसके आरएनए के साथ में भी ये आरआईएससी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? बाइंड कर जाएगा और इसके पास में जो एंजाइम्स होंगे वो इस पूरे के पूरे आरएनए को ब्लॉक कर देंगे। ये आरएनए एंटर नहीं कर पाएगा, नहीं तो फिर ट्रांसलेशन होगा और नहीं प्रोटीन बन पाएगी, वो प्रोटीन जिसकी वजह से नोड फॉर्म हो रही थी रूट जो टोबैको प्लांट्स के रूट था उसमें। इस तरह से हमने क्या किया? इस टोबैको प्लांट्स की यील्ड को बढ़ा दिया।
ठीक है, इस तरह से जो इसका यील्ड था वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब एक जगह और यूज किया जा रहा है आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक का, बहुत सारी जगह पे यूज किया जा रहा है लेकिन हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है। प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर शेवर टोमेटो क्या होते हैं, देखो समझना। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम मार्केट में जाते हैं ना तो बहुत सारे टोमेटोज जब लेते हैं तो नॉर्मली क्या करते हैं लोग, कैसे वाले टोमेटो को परचेस करना प्रेफरेंस करते हैं, जो थोड़े साइज में बड़े हों, खट्टे भी हों और थोड़े से अच्छे से हों, टाइट जैसे हों। ठीक है, बहुत ज्यादा फ्लफी, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल या कह सकते हैं रिंकल टाइप में ना हो, एकदम फ्रेश टोमेटो होना चाहिए ताकि उसे आप घर में लेकर के आओ तो 3-4 दिन तक तो एटलीस्ट रख सकते हो इजीली। अगर आप वहीं से कोई ज्यादा मोर राइपेंड टोमेटो लेकर के आ रहे हो और फिर उसे अपने घर पे आकर के रख रहे हो, अब सारे टोमेटो हम एक बार में तो यूज नहीं कर सकते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, वो खराब हो जाएंगे। तो यानी कि जो कस्टमर गए मार्केट में सब्जी लेने के लिए, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो सिलेक्ट किए वो वही वाले टोमेटो करे जो दिखने में अच्छे हैं, एकदम फ्रेश हैं, रेड कलर के हैं, ठीक है, और एकदम फ्रेश हैं, कहीं भी कोई रिंकलिंग नहीं हो रही है, तो ऐसे वाले टोमेटो तो हमने यूज कर लिए। लेकिन मार्केट में तो हर तरह के टोमेटो अवेलेबल है ना, अब जो रिंकल है या जो ओवर राइपेंड टोमेटो है वो तो वेस्ट हो जाएंगे, उनको तो कोई खरीदेगा ही नहीं, खरीदेगा नहीं तो एक तरीके से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, फार्मर का लॉस हो रहा है बहुत बड़ा। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया साइंटिस्ट ने कि जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है राइपेनिंग के लिए, अगर उसकी राइपेनिंग प्रॉपर्टी को थोड़ा बढ़ा दिया जाए, यानी कि उसमें डिलेड राइपेनिंग प्रॉपर्टी अगर कॉज कर दी जाए, ऐसा जीन इंट्रोड्यूस कर दिया जाए कि जो डिलेड राइपेनिंग प्रॉपर्टी कॉज कर रहा है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल हो जाए अगर, तो क्या हो सकता है कि लंबे टाइम तक के लिए भी आपके जो टोमेटो हैं जो क्या नहीं हो सकते हैं, बहुत जल्दी से राइपेंड स्टेज में नहीं आ सकते हैं और वो मार्केट में उतना जल्दी खराब नहीं होंगे। ठीक है, तो कैसे यूज किया है इस आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक का ये वाले टोमेटो बनाने के लिए, ये अब हम देखते हैं। ठीक है, देखिएगा, नॉर्मली जो जीन यानी कि जो पेड़ पे लगा हुआ टोमेटो होता है नेचुरली, पहले हम उसकी बात करेंगे और किस तरह से फिर उसको कन्वर्ट किया, किस तरह से उसमें आरएनए जो आई प्रोसेस है उसको यूज किया गया। ठीक है, सपोज करिएगा कि ये कोई एक टोमेटो है, ये एक टोमेटो है, पेड़ पे लगा हुआ टोमेटो है ये, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है, ये टोमेटो है ऑन प्लांट, अपने प्लांट पर लगा हुआ है, ये नेचुरली, इसमें अभी आपने कुछ किया नहीं है, दिस इज नेचुरली। ठीक है, अब क्या होता है इसके पास में एक जीन प्रेजेंट होता है, सपोज करते हैं वो जीन, कोई भी जीन है, वो एक्स जीन है, ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, दैट जीन इज एक्स। वो जो एक्स जीन है, हमें पता है ये जीन ट्रांसक्राइब करेगा, ट्रांसलेट करेगा और ट्रांसलेशन में प्रोटीन बनेगा। एंजाइम्स आर प्रोटीनेसिस इन नेचर, यानी कि जो ये एंजाइम बनाता है उस एंजाइम का नाम है पॉली गैलेक्ट यूरोनेज। ये जो एंजाइम है इस जीन की वजह से बना है। ये जीन किसके पास है, इस टोमेटो के पास है। ये टोमेटो, ये वाला जो जीन है ये ट्रांसक्राइब करेगा, नेचुरल सी बात है, ये ट्रांसक्राइब करेगा, एमआरएनए बनाएगा एंड फिर ये ट्रांसलेट करेगा, और ट्रांसलेट जब होगा तो ये एंजाइम बनाएगा। ठीक है, ये एंजाइम है पॉलीगैलेक्टो गैलेक्टोयूरोनेज। ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, राइपेनिंग प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, राइपेनिंग प्रॉपर्टी के लिए, यानी कि अब जो ये टोमेटो है अभी भी ये प्लांट पे ही है, ठीक है, और अब ये कंप्लीटली क्या हो चुका है, राइपेंड हो चुका है। नाउ दिस इज व्हाट राइपेंड टोमेटो। हमने इसे क्या कर लिया प्लांट से, इनकी हार्वेस्टिंग हो गई इसकी, आपने
तोड़ लिए, जो फसल पक के तैयार हो चुके हैं आपने हार्वेस्टिंग कर लिया, ठीक है, ये राइपेंड हो चुका है ये टोमेटो जो है। अब ये राइपेंड टोमेटो मार्केट में जाएगा, आज आया है आज ही बिक जाए ये जरूरी तो नहीं है ना, इसके पास में ये जीन प्रेजेंट है और ये जीन ट्रांसलेट होने के बाद में ये एंजाइम बना रहा है, इस एंजाइम का नाम पूछा जाता है, याद रखना, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो पॉलीगैलेट यूरोनेज एंजाइम होता है जनरली, जो इसके लिए राइपेनिंग प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। राइपेंड हुआ यहाँ पे। अब क्या होगा, जैसे ही ये टोमेटो के पास में जीन तो है पर इसमें अर्ली राइपेनिंग प्रॉपर्टी हो गई है, इस जीन की वजह से वो एंजाइम प्रेजेंट है ना, जिससे तो वो राइपेंड हुआ है। मार्केट में वो आएगा, जब तक उसे कोई परचेस करेगा बहुत टाइम लगेगा, 3-4 दिन तो एटलीस्ट लगेंगे। ऐसा तो है नहीं कि वो तुरंत के तुरंत आज तोड़ा पेड़ से और आज ही आज में वो बिक गया और आज ही उसको कंज्यूम भी कर लिया गया, ऐसा तो कभी होगा नहीं, है ना। तो इसी की वजह से अब ये कैसा हो जाएगा, ये टोमेटो कुछ इस तरह का हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये अब कैसा है, ये ओवर राइप टोमेटो है, रिंकल्ड टोमेटो है, ये कैसा है, दिस इज ओवर राइपेंड टोमेटो है, ये ओवर राइपेंड ज्यादा पक गया है, या हम इसे कह सकते हैं ये रिंकल्ड टोमेटो है, दिख रहा है इजीली हमें। अब ऐसे टोमेटो को कोई नहीं खरीदने वाला, तो ये तो पूरा का पूरा वेस्ट हो गया, इसे तो कोई नहीं खरीदने वाला, ये तो पूरा का पूरा वेस्ट हो गया। हुआ किसकी वजह से, इस जीन के एक्सप्रेशन की वजह से। तो कुछ तो भी ऐसा किया जाए कि ये जो राइपेनिंग प्रॉपर्टी है इसको डिले किया जाए, अर्ली जो राइपेनिंग प्रॉपर्टी है इसको डिले किया जाए, ठीक है। कैसे करते हैं उसे, देखिए हम जानते हैं कि जो जीन एक्स है, ये जीन एक्स इस पर्टिकुलर एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और हमें ये भी पता है कि ये जो एंजाइम है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपेनिंग, ठीक है, ये राइपेनिंग प्रॉपर्टी है इसके पास में। ये जीन जो एक्स है जनरली, ठीक है, अगर इसी जीन के साथ में कोई एक दूसरा, इसको फ्लेवर शेवर टोमेटो सिर्फ इसलिए क्यों बोला गया क्योंकि एक जीन है और वो जीन है एस, जीन एस, ये जीन एस यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, ये जीन इंट्रोड्यूस किया गया। अब जैसे ही इसने ये एंजाइम बनाया, ट्रांसक्राइब किया, इस जीन एफ ने इस जीन एक्स के प्रॉपर्टी को डाउन कर दिया। एंजाइम तो बनेगा, ऐसा नहीं कि एंजाइम नहीं बनेगा, बनेगा बिल्कुल बनेगा, लेकिन अब वो उतना फास्ट नहीं बनेगा, यानी कि जो अर्ली राइपेनिंग प्रॉपर्टी जो हो रही है वो राइपेनिंग प्रॉपर्टी उसमें क्या नहीं हो पाएगी, बहुत फास्ट नहीं हो पाएगी, अर्ली नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये जीन एक्स क्या बना रहा है, हमें पता है ये बना रहा है पॉलीगैलेट यूरोनेज एंजाइम बना रहा है, ठीक है, ये वाला जीन, इसमें आपने ऐड कर दिया जीन एफ। अब क्या हो गया, अब यहां पर डिलेड राइपेनिंग हो गई इस जीन की वजह से, ठीक है, डिलेड राइपेनिंग कितने टाइम, डिलेड राइपेनिंग 5 to 7 टाइम्स बढ़ गई है, ठीक है, 5 to 7 टाइम्स ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये जब 5 to 7 टाइम्स यहाँ पर इसकी राइपेनिंग प्रॉपर्टी हो गई है, इसने ब्लॉक किसके एक्सप्रेशन को कर दिया है, इसके एमआरएनए को एक्सप्रेस कर दिया है, ठीक है, यानी कि किस तरह से इस जीन ने इसके जो राइपेनिंग प्रॉपर्टी है उसको डिलेड किया है, बाय ब्लॉकिंग the expression of by blocking the expression of mRNA, ठीक है, इस तरह से। तो जो mRNA का एक्सप्रेशन है वो ब्लॉक कर दिया इस जीन ने, इसी की वजह से इस जीन की जो राइपेनिंग प्रॉपर्टी है अब वो क्या हो गई है, अब वो डिलेड हो गई है,
कितने टाइम हो गई है, 5 to 7 टाइम हो गई है। ठीक है, अब जब ये इस तरह का टोमेटो आप मार्केट में आ चुका है, लेकिन काफी लंबे टाइम तक भी ये अपनी कैसे वाले फॉर्म में है, फ्रेश फॉर्म में है। ठीक है, फ्रेश टोमेटो ही रहेगा, फ्रेश फॉर्म में रहेगा। क्यों रहेगा, यानी कि आपने इसमें से जो ये वाली प्रॉपर्टी हो रही थी, बस इसको थोड़ा रिड्यूस किया है, कुछ लंबे टाइम के लिए इसको बढ़ा दिया है। ये वाला टोमेटो साइज में बड़ा है, इसके कंपैरेटिवली साइज में बड़ा है, इसके कंपैरेटिवली ये ज्यादा रेड इन कलर में है, इसके कंपैरेटिवली ये ज्यादा खट्टा है। ठीक है, सोरेन टेस्ट है। तो ये सारी प्रॉपर्टी अब इसके अंदर में आ गई, इसीलिए इसको बोला गया है फ्लेवर, यानी कि इसका फ्लेवर भी टेस्ट चेंज कैसा हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। ठीक है, साइज में भी ये बड़ा हो गया है। तो ये वाला जो टोमेटो है, अब हमने इसको क्या कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है ना। तो ये कैसा हो गया, ये आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड कह सकते हैं, या हम इसे ट्रांसजेनिक भी कह सकते हैं। एक्चुअल में इसके पास में हुआ क्या क्या है, अगर हम इस वाले टोमेटो की बात करते हैं, तो ये इंक्रीज इन साइज, साइज में भी बढ़ गया है। दूसरा टेस्ट, ठीक है, इंक्रीज sourness in taste, ठीक है, रेड रेड इन कलर, या ठीक है, ये जो रेड इन कलर है ना, ये भी इसका क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी इस वाले टोमेटो के अंदर आई है, जो हमने इस तरह से बनाया है, जिसमें आपने ये जो एमआरएनए है इसको ब्लॉक किया है, आरएनए इंटरफेरेंस का यहाँ पर हमने यूज किया है। समझ में आया सबको बच्चों, समझ में आया सबको? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइज इसका इंक्रीज हुआ है, ये भी 6 to 7 टाइम इंक्रीज हुआ है, ये भी लिख लीजिए। डिलेड राइपनिंग प्रॉपर्टी 5 to 7 टाइम्स बढ़ा दी, साइज भी आपने 6 to 7 टाइम्स, इसमें जो साइज है वो बढ़ गया है। और साथ साथ इसमें एक पॉइंट और हम लिखना भूल गए हैं, यहाँ पर इसमें एक और जो यूज हुआ है, ये यूजेस हैं सब के सब ऑफ फ्लेवर सर्वर टोमेटो के, ठीक है। तो इसमें एक और भी हो गया यहाँ पर यूज किया कि इसमें डिलेड राइपनिंग प्रॉपर्टी भी है, ठीक है, डिलेड राइपनिंग प्रॉपर्टी भी हमें देखने को मिली है। यहां तक नोट करिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक नोट करो बेटा। डन। चलिए रब कर दें इसे, अगर आपका हो चुका है तो। देखिए, अब हमने जो पढ़ा है पूरा बायोटेक इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, वो हमारा कंप्लीट होता है। बस एक बार हम उसको क्या कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं टेबुलेटेड फॉर्म में, कि जो हमने अभी तक पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ा है। उससे पहले पहले टेबुलेटेड फॉर्म में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले सीरियल नंबर, ठीक है, और फिर जो हमने कौन से वाले जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स पढ़े, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स या ट्रांसजेनिक प्लांट्स,
ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि इनका एप्लीकेशन या यूजेस क्या एप्लीकेशंस, ठीक है, क्या क्या रहे इनके। देन तो सबसे फर्स्ट जो हमने ट्रांसजेनिक क्रॉप पढ़े फर्स्ट वाले, वो थे क्या आपके बीटी कॉटन, यही था ना बीटी कॉटन। ठीक है, बीटी कॉटन बनाने में, यानी कि जब ये फर्स्ट जो ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया गया, सबसे पहले फर्स्ट तो वैसे यूज किया, जो सबसे पहले यूज किया गया था वो टोबैको प्लांट ही था, वो ट्रांसजेनिक प्लांट था फर्स्ट वाला, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था बीटी कॉटन, है ना। तो बीटी कॉटन के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर, यानी कि इस प्लांट को, इसके जो एप्लीकेशन थे वो क्या रहे, क्या फायदे हो गए बीटी कॉटन बनाने के बाद, ये रेजिस्टेंट हो गया था किसके लिए, कॉटन बॉलवॉर्म, ठीक है, कुछ हर्बिसाइड्स के लिए, हर्बिसाइड्स के लिए, और कुछ इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स के लिए। दिस प्लांट वाज रेजिस्टेंट, ये इसका एप्लीकेशन था बीटी कॉटन का, ठीक है। बीटी कॉटन के अलावा हमने फिर सेकंड जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, प्रोटीन रिच पोटैटो, प्रोटीन रिच पोटैटो, ठीक है। प्रोटीन रिच पोटैटो का जो एप्लीकेशन था, क्या हो गया था, स्टार्च तो था ही था, साथ में यहाँ पर हाई प्रोटीन कंटेंट अवेलेबल हो चुका था इनमें, हाई प्रोटीन कंटेंट प्रेजेंट, ठीक है। ये सेकंड एप्लीकेशन हुआ, सेकंड जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का। नाउ थर्ड है, क्या पढ़े थे हमने थर्ड इसके बाद, गोल्डन राइस, ठीक है, गोल्डन राइस, ये थर्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हमने पढ़ा। इसमें क्या था, ये कैसी थी, विटामिन ए रिच कंटेंट, ठीक है, ये जो क्रॉप थी दिस वाज विटामिन ए रिच क्रॉप थी, प्लांट था, ठीक है। इसके बाद हमने नेक्स्ट जो फोर्थ पढ़ा, क्या पढ़ा, हिरियोडिन के लिए पढ़ा था हमने फोर्थ, ठीक है, यानी कि, और हिरियोडिन बनाया गया था किस प्लांट को यूज करके, ब्रेसिका नेपस, ब्रेसिका नेपस, इसी प्लांट को बनाया गया। तो ये ब्रेसिका नेपस जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट था। एप्लीकेशन किसका हुआ, टू प्रोड्यूस हिरियोडिन, हिरियोडिन को प्रोड्यूस करने के लिए। और यहाँ पे जो ये हिरियोडिन थी दिस वाज एंटीकोएगुलेंट प्रोटीन, जिसका यूज पेशेंट को या लैब टेक्नीशियन में भी, हमें जो लैब टेक्नीशियंस होते हैं जब वो हमारा ब्लड सैंपल लेकर के जाते हैं तो उस टाइम पर भी इसका यूज किया जाता है। अच्छा, इसके बाद अभी जो हमने पढ़ा, ये तो हमने पढ़े ही पढ़े थे फोर्थ, इसके बाद में जो नेक्स्ट पढ़ा हमने कौन सा, टोबैको प्लांट, ठीक है, टोबैको प्लांट। ये जो टोबैको प्लांट था इसमें यूज किया गया आरएनए इंटरफेरेंसिंग टेक्निक को, और इस प्लांट का जो एप्लीकेशन हुआ वो क्या हुआ है, यानी कि दिस प्लांट वाज रेजिस्टेंट टू निमेटोड, ठीक है, निमेटोड जो कि एक तरह से क्या है, पेस्ट है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि टू मेक पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ये जो निमेटोड है इसका नेम क्या है, मेलोडी गाइनी, मेलोडी मेलोडी गाइनी इनकॉग्निटा, ठीक है, जो कि उस प्लांट में क्या करती है, रूट नॉट, नॉट कॉज करती है। इसके अलावा हमने नेक्स्ट और क्या पढ़ा है अभी,
फ्लेवर शेवर टोमेटो, फ्लेवर सेवर टोमेटो, ठीक है, फ्लेवर सेवर टोमेटो। इनका जो एप्लीकेशन हमें मिला, ये वाले जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स थे, कहां पर रहा इनका एप्लीकेशन? डिलेड राइपेनिंग प्रॉपर्टी मिली, डिलेड राइपेनिंग प्रॉपर्टी, और सेल्फ लाइफ जो थी इनकी, नॉर्मल सेल्फ लाइफ किसकी वजह से थी? उस जीन की वजह से थी, पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज की वजह से, ठीक है। लेकिन उसी सेल्फ लाइफ को बढ़ा दिया गया, तो इंक्रीज सेल्फ लाइफ, साइज, increase size, that was 6 to 7 times, and taste also increase, है ना, and taste, वो भी उसमें ज्यादा सॉरनेस आ गई। इसके अलावा और भी देखिएगा, बीटी कॉटन की अगर मैं बात करती हूँ, बीटी कॉटन के साथ साथ मैं इसको यहीं पे लिख रही हूँ, इन और भी कौन कौन से जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बनाए गए, जैसे कि बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉर्न, इंपॉर्टेंट है ये बीटी कॉर्न, ठीक है, और बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो, बीटी सोयाबीन, ठीक है। क्या एप्लीकेशन थे? वही रेजिस्टेंस टू कॉटन, कॉटन बॉलवर्म तो कॉटन के लिए ही होगा। अगर हम बीटी कॉर्न की बात करते हैं, सबके लिए स्पेसिफिक स्पेसिफिक हमने 3 कैटेगरीज ऑफ इंसेक्ट्स भी डिस्कस करे थे, तो ये क्या थे, एक तरीके से आप ऐसे लिख सकते हो, रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स, ठीक है। यहाँ इस टेबल को नोट करिएगा, फिर हम लास्ट इसका जो एप्लीकेशन है उसको डिस्कस करते हैं। डन बच्चों? देखिए, हमारा जो एप्लीकेशन था बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इन द फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, और अभी जो हमने लास्ट पढ़ा है वो है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। इसकी हमने ओवरऑल समरी भी कर ली। बीटी कॉटन के लिए जीन ऑफ इंटरेस्ट क्राइजीन था, और जो डोनर था वो कॉटन प्लांट था, और जो यहाँ पे सॉरी डोनर यहाँ पे कॉटन प्लांट को होस्ट प्लांट था, डोनर क्या था? बैसिलस thuringiensis। ऐसे ही बाकी के जो भी बीटी हैं उनमें भी सेम वही कहानी रहेगी। इसके अलावा फिर हमने नेक्स्ट जो प्लांट डिस्कस किया था गोल्डन राइस, है ना। गोल्डन राइस के लिए डोनर प्लांट क्या था? आपको याद होगा डैफोडिलिया कैरेट प्लांट थे, जो वो डोनर प्लांट्स थे, डोनर ऑर्गेनिज्म थे। होस्ट था यहाँ पे राइस प्लांट, और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो बीटा कैरोटीन प्रोड्यूसिंग जीन था। ऐसे प्रोटीन रिच पोटैटो में थे, सब में हमने कंप्लीट किया है, यानी सबके लिए अलग अलग मेन कहानी सिर्फ एक ही है। आपको क्या चाहिए? एक तो आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, एक फिर उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को कहाँ से लिया है वो एक डोनर ऑर्गेनिज्म चाहिए, और फिर उस डोनर ऑर्गेनिज्म से आपने जीन लिया, उस जीन को आप किस प्लांट के अंदर में इंट्रोड्यूस करा रहे हो, यानी एक होस्ट प्लांट चाहिए। सभी जीन सेम कहानी कर रहे हैं, जब किसी भी एक होस्ट सेल के अंदर जा रहे हैं तो हम एक्चुअल में उस जीन का एक्सप्रेशन देख रहे हैं। बस जो आरएनए इंटरफेरेंसिंग प्रोसेस है वहां पर जीन एक्सप्रेशन को ब्लॉक किया गया है, उसका एक्सप्रेशन नहीं देखा गया है, क्योंकि अगर वहां पर उसका एक्सप्रेशन देखा जाता तो वो अपने एक्सप्रेस तो कर देते, लेकिन जो मेन मोटिव आपका था, जो मेन पर्पस था, वो तो फुलफिल नहीं हो पाता ना। तो इसलिए वहां पर उसका जीन एक्सप्रेशन ब्लॉक किया गया आरएनए इंटरफेरेंसिंग टेक्निक में। तो एग्रीकल्चर में 2 हमने पढ़े, एक तो जीन एक्सप्रेशन में हमने बीटी कॉटन, गोल्डन राइस, प्रोटीन रिच पोटैटो, हिरुडीन यानी कि ब्रासिका नेपस।
ये तक तो थे जीन एक्सप्रेसिंग वाले जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। आरएनए इंटरफेरेंस सेकंड टेक्निक थी, वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स ही हैं, लेकिन उनमें हमने क्या किया है, ट्रांसक्रिप्शन तक तो होने दिया, ट्रांसलेशन को रोका गया, जीन का एक्सप्रेशन रोका गया है, जिसकी वजह से जो आपका मेन कैरेक्टर था जिसको आप नहीं चाहते हैं वो आपको वहां पे प्रेजेंट मिला। ठीक है, अगर जीन एक्सप्रेशन हो जाता तो क्या होता, तो फिर तो आपको जो कैरेक्टर्स देखना चाह रहे थे वो मिलता ही मिलता, डेफिनेट सी बात थी, लेकिन वो तो आपको चाहिए नहीं था ना। तो ये था अब तक की क्लास में पूरा, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इन द फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एक और है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पूरा नहीं पढ़ाऊंगी, बहुत छोटा सा एक ओवरव्यू देंगे, ठीक है। दैट इज बायोटेक, बायोटेक इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है पूरा डिटेल में, ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा भी था हमने अच्छे से, है ना। क्या होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, कैसे परफॉर्म करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को, पूरा हमने इसका डिटेल पढ़ा था, ठीक है। जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है बेसिकली हमें पता है ना, यहाँ पे जो यूज करते हैं कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी क्रिमिनल केसेस हैं या कोई मैटरनिटी पैटर्निटी जो केसेस हैं उनको सॉल्व करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम इस प्रोसेस के रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए, सबसे पहले तो आपके पास में एक केस ही होना चाहिए ना जिसको आप स्टडी कर रहे हो। उसके अलावा और क्या क्या होना चाहिए, आपके पास में डीएनए होना चाहिए उन दोनों इंडिविजुअल्स का, दोनों पार्टीज का जिनके केस की आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा और क्या होना चाहिए, अब फिर हम उस जो डीएनए है उस डीएनए को, यानी कि आपके पास में यहाँ पर डीएनए होगा, डीएनए सैंपल, ठीक है। और ये डीएनए सैंपल दोनों ही इंडिविजुअल्स का होगा, ठीक है, बोथ इंडिविजुअल्स विल बी प्रेजेंट यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा डीएनए सैंपल के अलावा और क्या होना चाहिए, इस डीएनए को जरूरत पड़ने पर हम क्या करवाते हैं, यहाँ पर पीसीआर टेक्निक का भी यूज करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो, पीसीआर इफ नीडेड, अगर जरूरत पड़ रही है तो। इसके अलावा फिर क्या कराएंगे हम, फ्रेगमेंट्स कटिंग करेंगे और उसके बाद में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यही था ना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये भी हम पूरा पढ़ चुके हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तक भी क्या होता है, कैसे परफॉर्म किया जाता है, पूरी कहानी हम इसकी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी जो है बायोटेक्नोलॉजी की ही देन है, या हम ये कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी ने ही डीएनए फिंगरप्रिंट, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इसका बायोटेक का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। इजीली कोई भी केसेस इजीली सॉल्व हो जाते हैं, किसी भी तरह के कोई भी केसेस हो, ठीक है। इसके अलावा जो लास्ट मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में, अगर आपको याद होगा हमने लिखा था कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में जो यूज किया हमने, एलाइजा यूज किया, पीसीआर यूज किया, ऑटो रेडियोग्राफी को भी हमने पढ़ा, ये सब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में थी। उसमें एक वर्ड था ब्लॉटिंग, ब्लॉटिंग, ठीक है, ब्लॉटिंग, ये था ना। आपको बोला भी था कि बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में ब्लॉटिंग ये लिखा था, और मैंने उस टाइम पे कहा भी था कि इसको ना हम अलग से पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे कि ब्लॉटिंग क्या होता है, किस तरह से बायोटेक को इसमें यूज किया गया, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अभी जो हमने आज की क्लास तक में जो पढ़ा